अभी तो आप देखिए, इधर नरेंद्र मोदी का इस्तीफा हुआ है, उधर जो है वो फडणवीस का इस्तीफे की पेशकश आ गई है। बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है और ये केवल अभी के लिए ठीक नहीं है कि चलिए 2-4 दिन की जो है वो दिक्कत है, 2-4 दिन बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस बार ठीक होना ही नहीं है। नरेंद्र मोदी जो बोल रहे थे कि हम यूसीसी लेकर के आएँगे, जी। कहाँ से ले ये यूसीसी ले आएँगे? नीतीश कुमार जो है मुस्लिमों के जितने भी मसले होते हैं, उस पर बीजेपी की विचारधारा के साथ में नहीं खड़े होते हैं। बीजेपी जब भी मुसलमानों के लेकर के बात कर क्योंकि जेडीयू का जो वोट है, नीतीश कुमार का वोट है, वो मुस्लिम वोट है। नीतीश कुमार बाकायदा टोपी लगा कर के इफ्तारी करते हैं। वो वहाँ पर ईद में जो है वो टोपी लगा कर के जाते हैं। मोदी टोपी पहनते तक नहीं है। तो एक टोपी वाला और एक बगैर टोपी वाला और मोदी जी तो कहते हैं जब मैं छोटा था तो मुसलमान वो तो चुनाव के लिए कह दिया। उनके लोग तो हमारे यहाँ खाना दे के जाते थे, जिसमें राहुल गांधी ने भी तंज किया था। वो तो चुनाव के लिए कह दिया। अगर आप उस बात को निभाना चाहते हैं तो आज जाइए जरा किसी मस्जिद के अंदर और जाइए वहां पर लोगों के साथ बैठिए, वहां पर जामा मस्जिद चली जाइए आज। जामा मस्जिद की जो सीढ़ियां हैं, जामा मस्जिद की सीढ़ियां बहुत ऐतिहासिक सीढ़ियां हैं। वहां पर जाइए साहब एक बार जरा जाकर के वहां पर बैठिए। कितने लोगों को जो है वो इस देश में बीते 10 साल के अंदर नाम देख करके किसने 786 लिखा हुआ है या ये जो फलाना बंदा है, कोई सलमान नाम का बंदा है और सलमान नाम का जो बंदा है उसका मान लीजिए कि सैम करके नाम है। वो नाम पता चल जाए कि सलमान नाम का बंदा, इसको सैम सैम करके इसने अपना नाम रखा हुआ है। जबकि हमारे यहाँ पर भी होता है, कोई सुमित होता है तो हम उसको शॉर्ट में घर पे सैम बोल देते हैं। तो उसके जो है वो खोमचे तोड़ दिए गए, रेहड़ियां तोड़ दी गई। तो आप ये सब बातें हैं। नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे चुके हैं। अभी मौजूदा सच ये है, नरेंद्र मोदी अब इस देश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, सवाल इस बात को लेकर के है। नरेंद्र मोदी इस देश के सिर्फ और सिर्फ महज कुछ देर के, कुछ घंटों के कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं और अगली सरकार, नई सरकार आने वाली है। सवाल ये है। ठीक है, तो फिर मैं लौटती हूँ। टीएमसी के जो सांसद है, नए नए जो सांसद कहा जाए, अभिषेक बनर्जी जो है, उनका जो बयान आया है वो मैं आपको बता दूं। टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि जिस राम मंदिर को आप पोल एजेंडा बनाकर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के हर व्यक्ति के पास गए कि राम मंदिर हमने बनाया है, आखिर भगवान की प्रतिष्ठा कोई कैसे कर सकता है। मैं यही कहूंगा कि राम आए तो इंसाफ आया। क्या कहेंगे? ये लाइन अपने आप में काफी अहम कही है। जो अंतिम लाइन कही है कि यही कहूंगा प्रभु राम आए तो इंसाफ आया है। और जहां पर श्री राम को बिठाया गया है, वहां से ही बीजेपी का भी सफाया हो गया। तो क्या कहना चाहेंगे इस पूरे बयान पर? देखिए, एक बार क्या हुआ था मैं आपको बताता हूँ। ममता बनर्जी मंच पर मौजूद थी, नरेंद्र मोदी मंच पर मौजूद थे, सरकारी कार्यक्रम था, बंगाल के अंदर कार्यक्रम हो रहा था, राज्यपाल उस मंच के ऊपर मौजूद थे और वहां पर पता है क्या हुआ था? वहां पर ममता बनर्जी के खिलाफ वोटिंग हुई थी, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम कर करके। आपने जय श्री राम को एक राजनीतिक टूल के तरीके से इस्तेमाल किया। इस बात को आप मिटा नहीं पाएंगे कभी तक। आपने जय श्री राम का एक राजनीतिक टूल के तरीके से इस्तेमाल किया है। जय श्री राम का एक जो पवित्र धार्मिक नारा है, लोगों की आस्था का नारा है, आपने उस नारे को अपनी रैलियों में अपने वर्करों से, मोदी जी और जय श्री राम, आप देखिए क्या नारा था। अभी के चुनाव में भी, अभी के चुनाव में यही नारा चलता था, मोदी जी को जय श्री राम, हर सवाल का जवाब जय श्री राम, कंगना जी को जय श्री राम। सवाल का जवाब नहीं छोड़िए, वो तो इन्होंने जो है एक तरीका निकाला था कि सवाल कर दिया तो सवाल से जो है डाइवर्ट करने के लिए हम ये बोल देंगे। लेकिन अभी के चुनाव में मैं ग्राउंड पर मौजूद था, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। ग्राउंड पर जो है वो ये नारे लगते थे कि मोदी जी को जय श्री राम, योगी जी को जय श्री राम। और मोदी जी और योगी जी तो चलिए मान लीजिए कि इनके बहुत बड़े नेता है, ये तो इनको तो देवतुल्य मानते हैं, प्रातःस्मरणीय कहते हैं, सारी बात चलिए मान लीजिए। छोटे छोटे जो वहां पर नेता है वो जब आ रहा है तो उसको भी यही कहा जा रहा है, दिनेश प्रताप जी को जय श्री राम, स्मृति ईरानी जी को जय श्री राम। ये कैसी बात हो गई भाई? क्या राहुल गांधी जी को जय श्री राम नहीं है? क्या किशोरीलाल शर्मा जो वहां पर जीत करके आए हैं वो जय श्री राम नहीं है? किशोरीलाल शर्मा है वहां पर वो।
किशोरीलाल शर्मा को वोट क्यों मिले? क्योंकि पंडित जी उन्होंने, ब्राह्मणों ने वोट किया है कांग्रेस को वहां पर। किशोरीलाल शर्मा का एक फैक्टर था। राहुल गांधी खुद ब्राह्मण है और राहुल गांधी को इन्होंने मुसलमान साबित कर दिया। कश्मीरी जो है वो ब्राह्मण है वो। जी और आप इलाहाबाद में जहां पर जो है वो आनंद भवन है, वहां पर आज कांग्रेस जीती है। कैसे बदल लेंगे आप देश को? डीएनए बदलने चले थे। तो आज जो अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि राम जी ने आकर के इंसाफ कर दिया, वो अभिषेक बनर्जी ऐसे ही नहीं कह रहे हैं। राम में मुझे लगता है कि अभिषेक बनर्जी को याद होगा कि ममता बनर्जी के सामने क्या किया था। वोटिंग करवाई गई और ममता बनर्जी फिर उसके बाद में उस कार्यक्रम को छोड़ करके चली गई। जी आपने जो किया है, जो आपने बोया है, वो आपके सामने आएगा आज। और एक बात और बता दूं मैं आपको, जी स्मृति ईरानी कभी नहीं हारती। बस एक गलती उन्होंने नहीं करनी चाहिए थी। स्मृति ईरानी ने एक गलती कर दी, आपको पता है? स्मृति ईरानी अगर देश की संसद में ये नहीं कहती कि सोनिया गांधी माफी मांगो, तो वो बात जो है वो प्रियंका गांधी को चुभ गई। खैर, मैं अलग से उस बात पे जिक्र करेंगे, हम लोग अमेठी का जी चर्चा करेंगे। अमेठी की जब पोस्टमार्टम करेंगे, अमेठी का बहुत कुछ है मेरे पास में, लेकिन अभी मैं ये तो चुनाव के नतीजों तक जो है अभी हम लोग तो है चर्चा को थोड़ा सीमित रखेंगे, वरना डाइवर्ट होकर के बहुत दूर चली जाएगी चर्चा। और उसके बाद में एक एक सीट कैसे हुआ है, उस सीट पर खेल, कुछ अंदर की ऐसी जानकारियां मैं आपके सामने रखूंगा, आपकी आंखें खुल जाएंगी कि वाकई जो है वो किस तरीके से जो है वो लोगों में गुस्सा था और किस तरीके से भाजपा को जो है वो गुस्से को उसका वो सहन करना पड़ा है। मतलब कहा जाए तो इस चुनाव के अंदर आप जितना अंदर जाकर हर एक चीज का विश्लेषण करना चाहेंगे तो उसमें एक के बाद एक परतें खुलती जाएंगी और हर परत में अपना एक अलग विश्लेषण होगा, अलग उसके अंदर चीजें होंगी। तो मतलब आप इस चर्चा को, आप अगर एक सीट भी उठाते हैं जिस पर बीजेपी हारी या कांग्रेस की जीत के मायने निकाले जाए, तो शायद उस पर एक लंबा चौड़ा प्रोग्राम बन जाए, उस पर एक लंबी चौड़ी चर्चा हो सकती है। लेकिन इस बीच में मैं, क्योंकि देखिए अब कुछ ही वक्त बचा हुआ है, जिस तरीके से इंडिया और एनडीए की बैठकें होने वाली हैं, इसको लेकर 4 बजे अभी एनडीए की बैठक होगी, इसमें नीतीश कुमार शामिल होते हैं नहीं होते, ये सबसे बड़ी बात है। इस बीच में संजय राउत का एक बयान सामने आया है। संजय राउत ने क्या कुछ कहा है वो देखिए, एक के बाद एक कई बयान जो है वो सामने आ रहे हैं। अभी संजय राउत ने कहा है कि मुझे नहीं लगता कि चंद्रबाबू और नीतीश कुमार जैसे लोग उनके साथ जाएंगे जिनसे देश के लोकतंत्र और संविधान को खतरा है। इंडिया ब्लॉक के पास जनता का जनादेश है। तो देखिए, ये एक बड़ा बयान जो है संजय राउत की तरफ से इस वक्त आया है और संजय राउत भी दिल्ली पहुंच चुके हैं और दिल्ली पहुंचने के बाद अब सबसे बड़ी चीज तो ये है कि जो ये बैठक होने वाली है इसमें कौन पार्टी शामिल होती है, कौन नहीं होती, क्योंकि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कब किसका मन बदल जाए, कब, और हम मन टटोलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कब किसका मन फिर सकता है कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी जो स्थिति है, कब पल पल में क्या क्या कुछ हो सकता है, कहाँ किस और की दिशा में हवा बह सकती है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। इस बीच में जैसा कि मैंने आपको बताया, महाराष्ट्र के अंदर से भी एक बड़ी खबर सामने आई, जहां महाराष्ट्र में कहा जा रहा था कि वहां पर भी कुछ हलचल पैदा हो रही है, सुबह ही खबर आई थी। लेकिन इस बीच में जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी का प्रदर्शन रहा है, उसे लेकर उसको एक अपनी बीजेपी की हार का कारण मानते हुए जो फडणवीस है उन्होंने कहा है कि मुझे आने वाले चुनावों के की तैयारियों के लिए मौका दे और अभी मुझे अपनी जिम्मेदारियों से मेरी मुक्त करे। जो कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, उनकी तरफ से ये बयान जो है वो सामने आया है। एक मैं आपको अपडेट और दे देता हूँ। जी 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 पूरे देश भर में जब भाजपा के लोगों से जब हम पूछते थे कि मोदी जी ये कहते हैं कि हमने देश मजबूत कर दिया है, देश ये ऐसा कर दिया है, देश वैसा कर दिया है, तो एक सवाल था, इसका जवाब भाजपा के लोगों के पास नहीं होता था। वो था कि मणिपुर में क्या किया आपने, मणिपुर में क्या हुआ आपका, और उस सवाल का जवाब वो दे नहीं पाते थे। लेकिन मणिपुर की जनता ने जवाब दे दिया। मणिपुर की जनता ने जवाब दे दिया। 2 सीटें हैं वहां पर जी और 2 सीटों पर 2 अलग अलग चरण में चुनाव हुआ है। एक सीट पर 2 चरण में चुनाव हुए वहां पर। ये स्थिति है वहां की और वहां के लोगों ने जवाब दिया है। वहां के लोगों ने जवाब दिया है, वहां के लोगों ने बताया है कि आपकी क्या हालत थी, और वहां के लोगों ने दोनों की दोनों सीटों पर बीजेपी को करारे झटका देते हुए हार का मुंह दिखा दिया। कांग्रेस दोनों सीटों पर जीती।
जी बिल्कुल, जहां और से उसके साथ साथ असम में 3 सीट पर जीती और मेघालय की 1 सीट पर जीती और नागालैंड की 1 सीट पर जीती। ये वहां का गणित जो है नॉर्थ ईस्ट का, जहां पर राहुल गांधी की पहली यात्रा की शुरुआत हुई है। तो जो लोग इस चुनाव में राहुल गांधी को नकारने का काम करते रहे, उन लोगों के लिए खबर ये है कि जहां से राहुल गांधी ने यात्रा की, शुरुआत की, वहां पर पूरी की पूरी सीटें कांग्रेस के लिए गई और जहां पर राहुल गांधी की यात्रा खत्म हुई, समाप्त हुई, वहां पर पूरी की पूरी सीटें 48 में से 30 सीट कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी। मणिपुर के अंदर, मणिपुर से मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र में, मणिपुर में सुपड़ा साफ कर दिया बीजेपी का और महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र में भी 70 सीट, 48 में से 30 सीटें जीतने का काम किया है। 13 सीट जीत करके सबसे बड़ी पार्टी बनी है और 9 सीटें शिवसेना को मिली है, 8 सीट शरद पवार को मिली, 13 सीटें वहां पर जीतने का काम किया। तो ये राहुल गांधी की यात्रा को जो लोग अंडरमाइन कर रहे थे, जिन लोगों को लगता था कि नहीं राहुल की यात्रा से कुछ नहीं होने वाला है, राहुल को लोग ये समझते हैं, वो समझते हैं, लेकिन राहुल जब लोगों के बीच में से निकले तो राहुल को लोगों ने ना केवल समझा, बल्कि राहुल को लोगों ने याद रखा, राहुल की बातों पर यकीन किया और राहुल के नाम पर वोट किया। ये जो है वो आंकड़े बता रहे हैं, ये आंकड़े आज हमारे सामने हैं और नरेंद्र मोदी आज उसी का परिणाम है कि इस्तीफा देते वक्त आज उनको ये नहीं पता है कि वो दोबारा प्रधानमंत्री बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे। आज जब वो इस्तीफा दे रहे हैं तो इस्तीफा देते वक्त उनके चेहरे पर चमक जरूर दिखाई देने की वो कोशिश कर रहे हैं, मुस्कुराहट। ये एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है, जब दो नेता आपस में मिलते हैं तो फोटो खिंचवाने के लिए चमक दिखाते ही है, थोड़ी गर्मजोशी दिखाते ही है, लेकिन दोबारा वापसी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ये अपने आप में सवालों के घेरे में है। और राष्ट्रपति भवन में दोबारा नरेंद्र मोदी की एंट्री होगी या नहीं होगी, बस अगले कुछ घंटे इस बात को तय कर देंगे। जी बिल्कुल, इस वक़्त जो है हर घड़ी पर हर जो है जैसे-जैसे सुई का घड़ी के अंदर सुई का काँटा आगे बढ़ रहा है, वैसे-वैसे जो है ये चीज़ें और ये बातें तेज़ होती जा रही कि आखिर में अब क्या होने वाला है? अगले पल में क्या कुछ हो सकता है? कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर जो है, वो सामने आ रही है कि देखिए मैं आपको बता दूँ कि टीडीपी के प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू दिल्ली में जयदेव गल्ला के आवास पर पहुंचे हैं और एनडीए की बैठक में वो शामिल होने वाले हैं और इस बीच में जहां भी नीतीश कुमार को लेकर अभी कोई बड़ी खबर नहीं आई है, वहीं टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू को लेकर ये खबर आ रही है कि वो दिल्ली में जयदेव गल्ला के आवास पर पहुंच गए हैं और एनडीए की बैठक में शामिल होने वाले हैं। लेकिन वहीं मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से आज ये बैठक तो होने वाली है, लेकिन टीडीपी की तरफ से कई बड़े मंत्रालयों की मांग की जा रही है और एक बड़े मंत्री पदों की मांग की जा रही है। तो सर क्या कहेंगे? नीतीश की तरफ से अभी तय नहीं है और टीडीपी के जो नेता चंद्रबाबू नायडू हैं, वो एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। देखिए, कौन कहाँ पहुंचा है, कौन कहाँ नहीं पहुंचा है, मैं अपने साथियों से कहूंगा एक फोटो ले आइए जरा, एक फोटो ले आइए। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जब फ्लाइट से चले थे वहां से, तो आगे पीछे बैठे थे और मैंने बताया था कि जब फ्लाइट चल पड़ेगी तो वो साथ साथ बैठेंगे। मैंने आपको ये खबर, जब मैं सुबह हम लोग लाइव कर रहे थे तब मैंने इस बात को कहा था, तब तक फोटो आई नहीं थी, तब मैंने इस बात को कहा था जब फोटो आई जैसे ही, कि आगे पीछे की सीटें जरूर हैं, आगे पीछे की सीटें जरूर हैं, लेकिन सीट जो है वो बदली जाएगी। और अभी लेटेस्ट फोटो आई है, लेटेस्ट फोटो आई है, आपकी स्क्रीन पर दर्शकों अभी आ रही है वो फोटो, लेटेस्ट फोटो आई है जिसमें साथ साथ बैठे हुए दिख रहे हैं। देखिए, फ्लाइट के अंदर हर सीट के ऊपर एक व्यक्ति का जो है अधिकार होता है। फ्लाइट तो आप छोड़ दीजिए, बसों में भी बहुत सारे स्टेशनों पर टिकट जो है वो बूथ पर मिलते हैं और बूथ पर टिकट नंबर लिख करके दिया जाता है, जो लंबे रूट की बसें होती हैं कि आपकी सीट जो है वो 36 नंबर है, आपकी सीट 18 नंबर है, आपकी सीट 4 नंबर है, आपकी सीट 15 नंबर है। ऐसे ही फ्लाइट में भी, क्योंकि फ्लाइट में ऐसा तो है नहीं कि सीट जो है वो कंफर्म नहीं होगी और आपको लटक करके चले जाइए आप, तो फ्लाइट में सीट जो है कंफर्म होती है। अब पहली तस्वीर आप देखिए, जब नीतीश और तेजस्वी आगे पीछे बैठे हुए थे,
नीतीश और तेजस्वी आगे पीछे बैठे हुए थे और वीडियो भी हम चला देंगे। नीतीश के तेजस्वी नीतीश कुमार के बगल में एक जो है वो वहां पर लड़की बैठी हुई थी, लेकिन कुछ देर बाद की ये फोटो देखिए आप, कुछ देर बाद की फोटो देखिए, कुछ देर बाद की फोटो में यहाँ पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव बिल्कुल साथ साथ बैठे हुए हैं। तो ये अपने आप से नहीं हो सकता है ये कि चलो ठीक है भाई, चाचा तू थोड़ी देर उधर बैठ जा, भतीजे तू थोड़ी देर इधर आ जा। तो वो कोई ऐसा नहीं कि भाई जो है टेम्पो में बैठ करके जा रहे हैं, टेम्पो में जो है वो आगे पीछे कर लिया कि वो उधर थोड़ी सी उस कोने में जो है हवा नहीं आ रही है, तू इधर बैठ जा, मैं इधर बैठ जाता हूँ। ये स्पेसिफिक नंबर अलॉट होता है कि आपकी सीट नंबर 15 है, आपकी सीट नंबर 14 है और सीट नंबर 15 जो है वो आप बैठिए, सीट नंबर 14 पर आपको बैठना है। उसी तरह से सीट अलॉट करके जो है वो बैठाया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो सीट चेंज हुई है, आपको लग रहा है क्या वहां से जब आए हैं 1.5 घंटे की यात्रा हुई है तो बातचीत नहीं हुई होगी क्या? ये सीट जो बदली गई है और सोचिए कि फोटो भी आ गया है सामने। अब देखिए ये जो फोटो है, ये जो वीडियो है, इसमें नीतीश कुमार आगे बैठे हुए हैं, तेजस्वी पीछे बैठे हुए हैं। ये जब वो हवाई जहाज के अंदर बैठे थे, प्लेन के अंदर बैठे थे, तब की फोटो है ये। और बगल में एक लड़की जो है वो बैठी हुई है और तेजस्वी के बगल में आरजेडी के ही विधायक बैठे हुए हैं और फिर उसके बाद में सीट जो है बदल जाती है। एक लड़की जो है वो बैठी हुई थी, उस लड़की को जो है पीछे बैठाया गया। आप देख लीजिए दोनों अलग अलग बैठे थे और अब जरा वो स्क्रीन पर एक साथ वो बड़ी फोटो कर दीजिए, सिंगल फोटो जिस पर वो बिल्कुल साथ साथ बैठे हुए हैं। देखिए दोनों चीजें आपकी स्क्रीन के ऊपर है, दोनों चीजें आपकी स्क्रीन के ऊपर है। यहाँ पर साथ साथ बैठे हुए हैं, लेकिन जब बैठे थे तब अलग अलग बैठे थे। तो ये कहानी जो है, ये मैंने आपको सुबह बता दिया था जब लाइव चल रहे थे हम लोग, जब लाइव जो हमारी जब बातचीत चल रही थी, तो मैंने सुबह इस बात को कहा था कि ये दोनों साथ साथ बैठेंगे और आखिरकार वही हुआ। वीडियो में पहले अलग अलग थे, कोई भी आदमी इस बात को कह सकता है। हमारी बात जो एक बार फिर से यहाँ पर सही साबित हुई है। जी बिल्कुल, ये बात तो सही है कि जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आई हैं, क्योंकि राजनीति में हर एक चीज का अपना एक महत्व होता है। राजनीति में हर एक एक्शन का अपना एक महत्व होता है। जिस तरीके से कल हमने देखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब या कहूँ कि अभी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां पर कल पहुंचे थे बीजेपी के हेडक्वार्टर पर, तब उनकी भाव भंगिमाओं को भी देखने के बाद लगा कि उस तरीके से जिस तरीके की जीत की उम्मीद उनकी की गई थी, उस तरीके की नहीं। जो है मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो बयान जिसका हम चर्चा कर रहे थे अभी, शालिनी थोड़ी देर पहले आपको अपडेट दे रही थी। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस अपने इस्तीफे की पेशकश कर रहे हैं और वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा अपने इस्तीफे की पेशकश की गई है कि मैं ये पद छोड़ना चाहता हूं। तो इसी से आप समझ लीजिए कि स्थिति क्या है और किस तरीके से जो है वो हालात बन गए हैं और क्यों आखिरकार जो है उनको इस्तीफे की पेशकश करनी पड़ रही है। ये अपने आप में पूरी कहानी को इस वक्त में ये तस्वीरें बयां कर रही है। तो अभी हमारे जो एडिटर साहब हैं वो जरा इसको लेकर के आए स्क्रीन के ऊपर और एक बार जरा ये बयान हमारे दर्शकों के लिए चलाइए। देवेंद्र फडणवीस क्या कह रहे हैं अपने इस्तीफे को लेकर के, जरा सुनते हैं। से भारतीय जनता पार्टी की सारी जिम्मेदारी महाराष्ट्र में एक लीडर के रूप में मेरे ऊपर थी। तो ये जो हमारा महाराष्ट्र में डिबैकल हुआ है या जो हमें एक प्रकार से हार मिली है, हमारी सीटें कम हुई है, इसकी पूरी जिम्मेदारी ये मेरी है। मैं इस जिम्मेदारी को स्वीकारता हूं। कहां कमियां रही है उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। मैं भागने वाला आदमी तो हूं नहीं और जोरों से मैदान में उतरूंगा और हमारी पूरी पार्टी को साथ में लेकर हम लोग वापस नई स्ट्रैटेजी तैयार करेंगे और नई स्ट्रैटेजी तैयार करके हम लोग जनता के बीच जाएंगे। जनता का जो विश्वास है उस विश्वास को हम लोग संपादित करेंगे। तो देवेंद्र फडणवीस यहाँ पर कह रहे हैं कि वो इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं, वो इस्तीफा देना चाहते हैं, उनको मुक्त कर दिया जाए। और वो क्यों मुक्ति चाह रहे हैं ये मैंने आपको बताया अभी। तो ये जो है
इस वक्त में जो है बयान निकल करके सामने आया है। और अभी जिस तरीके से पॉलिटिकल डेवलपमेंट लगातार आगे बढ़ रहा है, इसमें अभी बहुत कुछ जो है वो आपके सामने आना बाकी है, बहुत कुछ धीरे-धीरे जी। आपके सामने आएगा। जी, तो इस वक्त मैं आपको बता दूं, जैसे कि जो भी नई अपडेट आ रही है, जो भी नए बयान निकल कर सामने आ रहे हैं, मैं आपको एक के बाद एक अपडेट दे रही हूँ। फिर उस पर हम चर्चा भी कर रहे हैं कि क्या कुछ उस बयान का क्या कुछ अर्थ निकाला जा सकता है। तो इस बीच में मैं आपको बता दूं कि जयराम रमेश का एक बयान सामने आया है। जयराम रमेश ने क्या ट्वीट किया है आपको बता दूं। उन्होंने कहा है कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री अपना सिकुड़ा हुआ सीना ठोक कर बोल रहे हैं कि 1962 के बाद से कोई सरकार लगातार 3 बार नहीं चुनी गई है। जिस इतिहास को मास्टर डिस्ट्रॉयरियन भी दोबारा नहीं लिख सकते हैं, वो ये है कि नेहरू 1952 से 364, 1957 में 371 और 1962 में 361 सीटों के साथ प्रधानमंत्री चुने गए थे। नरेंद्र मोदी को 2014 में 241 सीटें मिली हैं। ये उनके खिलाफ एक प्रचंड जनादेश है, लेकिन वो इसका सम्मान नहीं करना चाहते हैं। तो सर क्या कहेंगे जयराम रमेश का जो ये बयान सामने आया है? दरअसल क्या है, बीजेपी ने एक नैरेटिव खड़ी करने की कोशिश की। बीजेपी ने एक नैरेटिव चलाने की कोशिश की कि भैया हमारी तो जो है वो सीटें नहीं आई तो क्या हुआ, नरेंद्र मोदी तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री तो बनने ही जा रहे हैं, तीसरी बार सरकार बनाई हमने, हमारा पूर्ण बहुमत है। और पूर्ण बहुमत को आपको पता है कि पूर्ण बहुमत की क्या हालत है इस वक्त में। जी। पूर्ण बहुमत किस तरीके का सबको पता है। और पूर्ण बहुमत इनका ऐसा है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक ही फ्लाइट में बैठ करके आए हैं। पूर्ण बहुमत इनका ऐसा है। तो एक फ्लाइट में बैठ करके आए हैं और हो सकता है कि अब जब जाएं तो वहां पर अलग-अलग पद के साथ में जाएं, कि नीतीश कुमार का कुछ अलग पद हो और तेजस्वी यादव का कुछ अलग पद हो। तो कुछ भी हो सकता है, राजनीति है, लेकिन ये तथ्यात्मक तौर पर जो है बात सही नहीं है। तथ्यात्मक तौर पर जो है ये बात गलत है कि पूर्ण बहुमत की सरकार पहले रिपीट नहीं हो पाई है। ये बात तथ्यात्मक तौर पर गलत है, जिसको जयराम रमेश यहाँ पर कह रहे थे। जी, इस वक्त मैं आपको बता दूं, जिस बिहार की बात की जा रही है, जिस बिहार के अंदर इस नई सरकार को बनाने के लिए नीतीश कुमार की भूमिका की बात की जा रही है, इस बीच में सम्राट चौधरी का एक बयान सामने से मिलने के लिए गए थे। तो सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार के जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि एनडीए ने 292 सीट पीएम मोदी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार की सीटें नीतीश कुमार के नेतृत्व में, गौर कीजिएगा इन लाइनों को, बिहार की सीटें ने जीती हैं। पीएम मोदी फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। नीतीश कुमार बिहार के सबसे बड़े नेता हैं, सब साथ है। तो क्या कहेंगे सर इस बयान पर? ये सम्राट चौधरी का बयान आया है। तो सम्राट चौधरी से आप और क्या बयान चाहती हैं? सम्राट चौधरी क्या करे? वो कहते कि मोदी इस्तीफा देने वाले हैं। वो उनके नेता है भाई, वो वही बात कहेंगे, लेकिन जमीन उनको भी तो पता है ना। जी। जमीन उनको भी पता है कि नीतीश कुमार जो बगैर मिले चले गए। जमीन उनको भी पता है कि नीतीश कुमार जो तेजस्वी के साथ में गए हैं। तो जमीन उनको भी तो पता है, लेकिन नेता नगरी है साहब। नेता नगरी में आप ये नहीं करेंगे तो फिर जो है वो मामला ही पूरा ध्वस्त हो जाएगा। तो इसलिए नरेंद्र मोदी जो है वो अब इस्तीफा सौंप चुके हैं। अब नरेंद्र मोदी के इस्तीफे के बाद में जो है अब अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इस बात की रेस शुरू हो चुकी है। और इस बात की रेस में इस वक्त में सबसे बड़ा सवाल जो है वो ये है कि जो एनडीए और इंडिया की बैठक होने वाली है, इसमें कौन इंडिया की बैठक में पहुंचता है और कौन एनडीए की बैठक में पहुंचता है। लेकिन दो तस्वीरें अपने आप में बता रही हैं। एक तस्वीर हमारी स्क्रीन पर दर्शक देख रहे हैं कि राष्ट्रपति जी को इस्तीफा सौंपा गया। एक तस्वीर ये है और एक तस्वीर ये है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक साथ आ रहे हैं। तो यानी अभी भी कुछ भी जो है वो ये नहीं कहा जा सकता कि जो दिख रहा है इस वक्त में वही होने जा रहा है। ये बात जो है वो पूरी तरह से आप कहेंगे तो तथ्यात्मक तौर पर अगर आप देखेंगे तो तथ्यात्मक तौर पर ये बात
सही दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, तो देखिए जहां अभी देवेंद्र फडणवीस का बयान आपको सुनाया, देवेंद्र फडणवीस ने किस तरीके से महाराष्ट्र में हुई हार को लेकर अपने आला कमान से थोड़ा कहा है कि मुझे आगे की चीजों पर कंसंट्रेट करने का समय दीजिए और मुझे अभी मेरी जिम्मेदारियों से मुक्त कीजिए। इस बीच में जो विपक्ष के नेता हैं विजय वडेट्टीवार ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि देखिए ये बीजेपी का अंदरूनी मामला है, इस पर हम ज्यादा नहीं बोलेंगे और इस पर ज्यादा बोलने की हमें आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन बीजेपी को जनता ने नकारा है। आंकड़ों से पता चलता है कि चाहे केंद्र हो या राज्य का नेतृत्व, वो फेल हो चुका है। महाराष्ट्र में बीजेपी का नेतृत्व देवेंद्र फडणवीस ही करते हैं, चाहे कोई भी नेता हो। जब जीत की जिम्मेदारी मिलती है तो हार की जिम्मेदारी भी मिलेगी। तो ये विपक्ष के नेता ने कहा है, जो विजय वडेट्टीवार हैं उनकी तरफ से बयान आया है कि जब किसी नेता को जीत की जिम्मेदारी दी जाती है किसी जगह पर, तो अब उनकी हार हुई है तो हार की भी जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन महाराष्ट्र में इस वक्त जिस तरीके से हलचल पैदा हो रही है, तो वो भी कहीं ना कहीं अपने कई राजनीतिक संकेत दे रही है। लेकिन सबसे बड़ी चीज, अब कुछ ही समय बाकी है, एनडीए की बैठक होने वाली है। एनडीए की बैठक के अंदर जो नायडू हैं वो पहुंचने वाले हैं कहा जा रहा है, लेकिन नीतीश को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है कि नीतीश कुमार जो है वो बैठक में शामिल होंगे नहीं होंगे। ये सबसे बड़ी चीज अभी इस वक्त बनी हुई है। लेकिन अब जो अगले कुछ घंटे जो हैं, या कहूं जो 24 से 48 घंटे अगले जो हैं, वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ जी। जिन लोगों को लग रहा है कि नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री रहेंगे, ये लोग बेकार बकवास में जो है इस बात की चर्चा कर रहे हैं और अपना बकवास में जो है वो ये समय खराब कर रहे हैं, जिनको ये लग रहा है, मैं बहुत क्लियर साफ स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति हूं। तो ऐसे में मैं आपको बता दूं, एनडीए के पास में एक कुर्सी है प्रधानमंत्री की, और सिर्फ एक आदमी है जो उस कुर्सी पर बैठ सकता है, नरेंद्र मोदी जी। उसके अलावा आप ये कहें कि कोई आदमी है, कोई कुर्सी है, कोई इस पर बैठ सकता है, तो सपने में भी कोई आदमी को सोचने की इजाजत नहीं है। बिल्कुल क्लियर बात बता रहा हूं आपको, सपने में भी कोई आदमी ये नहीं सोच सकता है कि नरेंद्र मोदी के अलावा यहां पर कोई और कुर्सी पर बैठ सकता है। तो जब स्थिति ऐसी है, जब बात ऐसी है, जब बात ये चल रही है, दूसरी तरफ आप देखिए, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन का कुनबा देखिए आप। इंडिया गठबंधन के अंदर शरद पवार एक ऐसे नेता है जो कि लंबा प्रशासनिक अनुभव उनके पास में है, और उसके बाद में महाराष्ट्र के सबसे बड़े नेता है शरद पवार। इस वक्त में 30 सांसद जो वहां पर है महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र में 30 सांसद हैं, वो 30 सांसद को शरद पवार जो है, मैं आपको बता रहा हूं, 40 कर सकते हैं। और शरद पवार 40 कर देंगे वहां पर। शरद पवार जो है वो एकनाथ शिंदे को ला करके उद्धव ठाकरे से मिलवा दें। मैंने कल भी इस बात को कहा था, शरद पवार इकलौते सबसे बड़े नेता है महाराष्ट्र के। और जो देवेंद्र फडणवीस का बयान आया है कि मुझे इजाजत दीजिए, मुझे जाने दीजिए, ये उन्होंने पहले ही जो है वो, जैसे कहते हैं ना कि आपको कहा जाए उससे पहले आप उठ करके चल लीजिए, आपकी इज्जत मान सम्मान उसी में है। जब आपको ये संकेत लग जाए कि अब मेरे को उठ करके जाने के लिए कहा जाने वाला है, तो आपका मान सम्मान इस बात में है कि आप जो है वो खुद ही उठ करके चले जाइए। तो इस वक्त में देवेंद्र फडणवीस को इशारा हो चुका है। देवेंद्र फडणवीस जो है वो इस बात को कहीं ना कहीं समझ रहे हैं कि क्या स्थिति परिस्थिति यहां पर होने वाली है, और देवेंद्र फडणवीस वो खुद उठ करके चलने के लिए तैयार हो गए हैं। शरद पवार एक ऐसे नेता है, 30 सांसद वहां पर महाराष्ट्र में आज के दिन है, 40 उसको कर सकते हैं। और उसमें जो है एकनाथ शिंदे के 7 सांसद हैं, उनकी घर वापसी करवा देंगे जी। अजीत पवार हैं जो उनके भतीजे हैं, उनकी भी घर वापसी करवा देंगे। वहां पर बीजेपी बचेगी सिर्फ। और उसके बाद में शरद पवार एक ऐसे नेता है जो नीतीश को भी अपने पास में ले आएंगे। ठीक है, तो और शरद पवार एक ऐसे नेता है जो चंद्रबाबू नायडू को भी अपने साथ में ले आएंगे। तो ऐसे में अगर मैं आज बोल रहा हूं और शाम को 6 बजे बैठक होने वाली है
इस वक्त घड़ी में 3:37 हो रहे हैं। मैं इसीलिए टाइम बोलता हूं कि मैं दिखा सकूं आपको, कि आप यकीन कर सके कि हाँ मैंने कुछ बात बोली थी। शरद पवार पिक्चर में आ सकते हैं। शरद पवार उस कुर्सी पर आ सकते हैं जिस कुर्सी पर कौन बैठेगा, इस बात को लेकर के सबका इंतजार है। शरद पवार उस कुर्सी पर, यानी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर आ सकते हैं, मैं ये कह रहा हूं। और उसके बाद में नीतीश कुमार डिप्टी सीएम की कुर्सी पर, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी की तरफ से स्पीकर, और उसके बाद में अजीत पवार और जो शिंदे मैंने बताया, उनकी घर वापसी करवाना। कांग्रेस ने इस वक्त चुनाव के अंदर फ्री हैंड दिया हुआ है। अगर कांग्रेस ने फ्री हैंड दिया हुआ है, अगर आपको ये लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी को बनना चाहिए, हम तैयार हैं। और एक बात और बता देता हूं मैं आपको, कांग्रेस ने इस देश को पहला दलित राष्ट्रपति दिया था, के.आर. नारायण साहब, पहला मुस्लिम राष्ट्रपति भी, और उसके बाद महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल कांग्रेस के समय पर आई। तो यार आज अगर आप ये जो है इस बात को लेकर के सरप्राइज मत होइए, कांग्रेस देश को पहला दलित प्रधानमंत्री दे दे, यानी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को प्रधानमंत्री वहां पर बना दिया जाए। तो ऐसे में कांग्रेस की तरफ से पूरी तरह से जो है, कांग्रेस पूरी तरह से फ्री हैंड दे करके बात कर रही है। बीजेपी में कंडीशन पर कंडीशन, कंडीशन पर कंडीशन, कंडीशन पर कंडीशन है। कांग्रेस का फ्री हैंड है, पूरी तरह से फ्री हैंड दिया हुआ है। ये हमारे दर्शक जो 25-30 हजार 50 हजार लोग देखते हैं मेरे को, देखिए अभी देखिए एकदम से 1000 और बढ़ गए जी। ये ऐसे ही नहीं देखते हैं। हमारी खबर में दम है, हमारी बात में दम है, और ये अहंकार से नहीं, मैं लगातार पढ़ता रहता हूं देर रात तक, सुबह तक जो है वो। तो अभी जो समीकरण बनते दिख रहे हैं, जो अभी की अंदर खाने की रिपोर्ट है, कांग्रेस के सूत्रों से जो बात हुई है, वहां से जो अभी मेरे पास में जो इनपुट आया है, उसके आधार पर जो है मैं बात बोल रहा हूं। शरद पवार पिक्चर में आ सकते हैं, शरद पवार को आगे किया जा सकता है। कांग्रेस ने फ्री हैंड दे दिया है कि अगर आपको मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नाम चाहिए, हम मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नाम आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। अगर आपको लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नाम नहीं, और एक तरह से कांग्रेस इस गठबंधन में जो है वो बड़े भाई की भूमिका में रहे, लेकिन छोटों को जो है वो आशीर्वाद दे, तो ऐसे में ज्यादा पार्ट सीट नहीं है शरद पवार जी की, मात्र 8 सीटें हैं। अगर गणित के हिसाब से पूछेंगे तो किसी तरीके से भी वो नहीं होता है। लेकिन नीतीश कुमार की कितनी सीटें हैं? 12 सीटें नीतीश कुमार की, 12 सीटें नीतीश कुमार की। तो नीतीश कुमार कैसे बन जाएगी? नीतीश कुमार भी इसीलिए बन रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार जो है वो इस वक्त में आंकड़ों में फिट बैठते हैं। मत भूलिए इस बात को, कांग्रेस ने जेडीएस को मुख्यमंत्री बनाने का जो है वो पद दिया 2018 में। कुमार स्वामी कर्नाटका के अंदर 2018 में मुख्यमंत्री बने, और उनकी पता है कितनी सीटें थी? सिर्फ 39 सीटें थी। 39 सीटें थी कुमार स्वामी की 2018 के अंदर। 2018 में उनकी 39 सीटें थी, और कुमार स्वामी वहां पर जो है वो मुख्यमंत्री बनते हैं कांग्रेस से। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी थी, लेकिन कांग्रेस ने वहां पर सरकार बचाने के लिए जेडीएस से कुमार स्वामी को मुख्यमंत्री बनाया। वो बात अलग है कि वहां पर बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस चला दिया, ऑपरेशन लोटस चला करके सरकार को गिरा दिया। लेकिन अब जो है वो बातें नहीं रहेंगी, क्योंकि केंद्र की सरकार, केंद्र की सत्ता जिसके हाथ में है उसी के हाथ में सब कुछ है साहब। केंद्र की सत्ता अगर नरेंद्र मोदी के हाथ में है तो सारी एजेंसियां नरेंद्र मोदी को रिपोर्ट करती हैं, और नरेंद्र मोदी जो चाहेंगे सो होगा साहब। कहने के नाम पर सब कुछ जो है यहाँ पर आजाद है, लेकिन मौजूदा समय के अंदर, हाल के समय में किस तरीके से कैसे कैसे करके कौन कौन सी एजेंसियों को कैसे कैसे बट्टे खाते में डाला गया। एक वक्त था जब सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया पिंजरे का तोता कांग्रेस के समय में एजेंसियों को लेकर के, लेकिन नरेंद्र मोदी के समय में सुप्रीम कोर्ट नहीं, सारा देश बोलने लग गया था कि मोदी तो जिसको चाह रहे हैं उसको उठा करके जेल के अंदर डाल रहे हैं। उस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट ने केवल कहा था, लेकिन अब तो पूरा देश, आज आप माइक उठा करके कहीं पर भी चले जाइए,
पूछिए कि क्या एजेंसियां आजाद हैं या एजेंसियां मोदी सरकार ने अपने मनमाने तरीके से उनको इस्तेमाल किया है। पूरा देश जो है वो आपको जवाब दे देगा। तो ऐसे में सीधा स्पष्ट बात यह है कि नरेंद्र मोदी इस वक्त में कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अगले प्रधानमंत्री वो बनेंगे, ये बात अगर कोई आपको बहुत डंके की चोट पर कह रहा है तो मुझे लग रहा है कि वो बहुत अपनी कम राजनीतिक समझ के साथ में इस बात को कह रहा है। अगर कोई सही राजनीतिक समझ के साथ में कोई व्यक्ति आपको अगर बात बता रहा है तो उसका मतलब ये है कि अभी सब कुछ पत्ते जो है खुले हुए हैं। नरेंद्र मोदी बनते हैं या फिर जो है वो नहीं बनते हैं, या नरेंद्र मोदी आखिरी में, ये भी मैं आपको बता रहा हूं, शिवराज सिंह चौहान अभी तक 10 नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश में 10 नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। सुबह सुबह जो है वो मुख्यमंत्री मोहन यादव उनको काजू कतली की बर्फी लेकर के पहुंच गए थे मिठाई खिलाने के लिए। उसके बाद में बाकी के जो वहां पर मंत्री हैं वो पहुंच गए थे। सीएम आपने बना दिया साहब, मोहन यादव को सीएम बना दिया, लेकिन आज जो है वो अखबार की सुर्खी ये बताती है कि बीजेपी का अगर कोई बड़ा कद्दावर नेता है जो सबसे ज्यादा वोटों से जीत करके आया है तो शिवराज सिंह चौहान उसका नाम है। शिवराज सिंह चौहान 8,21,476 वोट से जीत करके आए। तो इतने मार्जिन के साथ में जब शिवराज सिंह चौहान जीत करके आए हैं, ओबीसी नेता है, प्रशासनिक अनुभव है, 15 साल 18 साल तक सरकार चलाई है, आपने एक झटके में मूंगफली के छिलके की तरीके से छील करके बाहर डाल दिया, गिरी तोड़ करके आप खा गए, छिलके आज पैरों में चुभेंगे साहब। और वो पूछेंगे हमारे अंदर गिरी थी, हमारे अंदर से निकाला गया है। संघ जो है वो शिवराज सिंह चौहान के नाम पर, आरएसएस शिवराज सिंह चौहान के नाम पर मोहर लगा सकता है अगर यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू कह रहे हैं कि नीतीश हमें जो है वो गृह मंत्रालय या तो हमें दे दो, या अगर हमें नहीं दे सकते हो तो अमित शाह को गृह मंत्रालय से बाहर करो। आज शाम को भी खबर खत्म नहीं होगी, खबर जो है वो चलती रहेगी। आप ये मान करके चलिए, खबर खत्म नहीं होने वाली है, खबर लगातार चलती रहेगी। और खबर जो है वो यही है इस वक्त में कि नीतीश कुमार जो है वो कुछ भी खेला कर सकते हैं। खबर इस वक्त की यही है।